दोस्तों जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। यह भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की सीरीज है। इसके अंतर्गत यह आईपीसी का फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन का लास्ट वीडियो है यानी 8वां वीडियो है। इससे पहले 7 अन्य वीडियो बनाया जा चुका है जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आईपीसी का फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन में आपको धारा 1 से लेकर के 75 तक का टोटल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करा जाएगा। कुल एमसीक्यू आपको 150 से अधिक होगा। ओके, फर्स्ट सेशन का यह 8वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 141 से 160 तक होगा। क्वेश्चन नंबर 141 से शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता में सद्भाव शब्द परिभाषित है। सद्भाव शब्द को आईपीसी में कहाँ परिभाषित किया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 44 में, ऑप्शन में धारा 51 में, ऑप्शन सी धारा 52 में तथा ऑप्शन डी धारा 52 कैपिटल ए में। यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएजे प्री 2013 तथा राजस्थान में 2008 तथा यूपीएपीओ 2002 में भी पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं सद्भाव शब्द कहाँ परिभाषित आईपीसी की धारा में। आईपीसी की धारा 52 में क्या किया गया है, सद्भाव शब्द को परिभाषित किया गया है। ओके, 141 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 52 के अनुसार कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। यानी सद्भावपूर्वक कहा गया वह कार्य कहा जाएगा जो सम्यक सतर्कता और उचित सावधानी से किया गया है, वह कार्य सद्भावपूर्वक कहा जाता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और अन्य सेक्शन में क्या बातें बताई गई है। आईपीसी धारा 44 में आपको क्षति को बताया गया है। ओके, तथा धारा 51 में क्या बताया गया है, 51 में शपथ को बताया गया है। एंड 52 हो गया, 52 में आपको सद्भाव पूर्वक को बताया गया है तथा 52 कैपिटल ए हो ही गया क्या है, उसमें संश्रय को बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 क्या है। 142 में 142 संश्रय को भारतीय दंड संहिता किस धारा में परिभाषित किया गया है। 142 ये पूछ रहा है कि संश्रय को आईपीसी के किस धारा में परिभाषित किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 52 कैपिटल ए, ऑप्शन बी धारा 600, ऑप्शन सी धारा 212, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएसजे 2014 तथा झारखंड सिविल जज 2012 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं संश्रय को कहाँ बताया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन यानी 141 में मैं आपको बताया था संश्रय को बताया गया है। आईपीसी धारा 52 कैपिटल ए में संश्रय को बताया गया है। ओके, इसका सही आंसर होगा 142 का ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो चलिए अन्य सेक्शन भी देख लेते हैं। तो धारा 600 आईपीसी में तो कुल धारा 600 है ही नहीं। कुल धारा आईपीसी में कुल नंबर ऑफ सेक्शन कितना है, यानी आईपीसी में कुल धारा है 511, तो 600 हुआ ही नहीं। 600 उसके अधीन नहीं आ जाता है। जबकि आईपीसी की धारा 212 अगर देखते हैं, 212 में क्या बताया गया है, आईपीसी के धारा 212 में क्या है, 212 में बताया गया अपराध का संश्रय देना। ओके, अपराधी को संश्रय देना आईपीसी की धारा 212 में बताया गया। ओके, तथा संश्रय कहाँ बताया गया है, संश्रय आईपीसी की धारा 52 में बताया गया है, अपराधी को संश्रय 212 में तथा अभित्यजक को संश्रय बताया गया है आईपीसी की धारा 136 में। तो संश्रय 3 जगह हो गया। कहाँ आईपीसी की धारा 52 में संश्रय बताया गया तथा आईपीसी धारा 136 में अभित्यजक को संश्रय तथा धारा 212 में आपराधिक को संश्रय को बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 52 ए के अनुसार धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहाँ के सिवाय जहाँ की संश्रय संश्लिष्ट व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो। संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या परिवहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हो या नहीं जिस प्रकार के इस धारा में परिणत है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। संश्रय में उपरोक्त बातें आती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 क्या है। 143 पूछ रहा है। 143 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय दंड संहिता द्वारा परिभाषित शब्द दंड की परिभाषा में नहीं आता है। ओके, मैं आपको बता दूं दंड की परिभाषा आईपीसी की कौन सी धारा में है। दंड को आईपीसी धारा 53 में बताया गया है। ओके, यह अध्याय 3 के अधीन आ जाता है। ओके, तो क्या कौन कौन से नहीं आता है देखते हैं। ऑप्शन ए संपत्ति या समापहरण, ऑप्शन बी प्रताड़न, ऑप्शन सी अर्थदंड, ऑप्शन डी कारावास। क्वेश्चन एमपी सिविल जज 1986 में
पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय दंड संहिता का अधीन कौन से दंड की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, तो प्रताड़न दंड की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। कैसे नहीं आता है, तो चलिए इसे व्याख्या के दिन और स्पष्ट करते हैं। प्रताड़न भारतीय दंड संहिता के धारा 53 द्वारा परिभाषित दंड की परिभाषा में नहीं आता है। दंड की परिभाषा में आता है, क्या क्या आता है, मृत्यु, आजीवन कारावास, तीसरा कारावास, सदा कठिन, चौथा संपत्ति असमपहरण तथा पांचवा जुर्माना। जबकि क्या पूछा था, प्रताड़न। प्रताड़न दंड की परिभाषा के अधीन नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 क्या पूछ रहा है, 144 पूछ रहा है आपको, भारतीय दंड संहिता धारा 53 के अंतर्गत निम्न में से कौन से दंड नहीं है। ओके, कौन से दंड है जो 53 के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जुर्माना, ऑप्शन बी निर्वासन, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का समपहरण तथा ऑप्शन डी मृत्यु। ये क्वेश्चन राजस्थान एपीओ तथा यूपी एपीओ 2002 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, आईपीसी धारा 53 के अंतर्गत कौन है जो दंड के अंतर्गत नहीं आता है, दंड के अंतर्गत नहीं आता है कौन है, तो वह है निर्वासन। निर्वासन है जो आईपीसी धारा 53 के अंतर्गत दंड के अधीन नहीं आता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निर्वासन है जो दंड के अधीन नहीं आता है आईपीसी धारा 53 के अकॉर्डिंग। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता धारा 53 के अंतर्गत जुर्माना, संपत्ति का समपहरण या मृत्यु दंड के दंड का उल्लेख है, जबकि निर्वासन के दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 क्या है, 145 में भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है। ओके, यानी आईपीसी की धारा 53 में जो दंड बताया गया है उसके अधीन दंड के कितने प्रकार को बताया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। यह क्वेश्चन राजस्थान में 2015 तथा बिहार सिविल जज में आपको 2009 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, आईपीसी की धारा 53 के अकॉर्डिंग कुल कितने दंड को बताया गया है, तो कुल 5 दंड को बताया गया है। कैसे बताया गया है, तो चलिए इसे व्याख्या के दिन स्पष्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंध के अधीन जिन दंडों से दंडनीय हुए हैं, पहला क्या है, पहला हो गया मृत्यु दंड, पहला दंड हो गया मृत्यु दंड हो गया। दूसरा हो गया आजीवन कारावास। तीसरा है जो 1949 के अधिनियम संख्या 17 के द्वारा निश्चित कर दिया गया। ओके, तो चौथा हो गया कारावास जो 2 बहाती के हैं, अर्थात पहला है कठिन यानी अर्थात कठोर श्रम के कारावास, दूसरा हो गया सादा कारावास। ओके, एंड पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा में संपत्ति का समपहरण तथा छठा में क्या है, जुर्माना या अर्थदंड। अतः स्पष्ट है कि निश्चित दंड को छोड़कर भारतीय दंड संहिता धारा 5 प्रकार के दंड की व्यवस्था किया गया है। ओके, ऐसे तो 6 प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन क्या किया गया है, तीसरा को 1949 के अधिनियम संख्या 12 द्वारा हटा दिया गया। ओके, तो वर्तमान में क्या हो गया है, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है, आईपीसी के अंतर्गत आपको 5 प्रकार की दंड की व्यवस्था की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 क्या है, क्वेश्चन नंबर 146 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अधीन मान्य दंड नहीं है। ओके, कौन से है जो आईपीसी की धारा 53 के अकॉर्डिंग मान्य दंड यानी वैलिड पनिशमेंट नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए आजीवन कारावास, ऑप्शन बी अर्थदंड, ऑप्शन सी संपत्ति का जब्ती, ऑप्शन डी काला पानी अथवा देश निकाला। ओके, काला पानी अथवा देश निकाला ये क्या है, आईपीसी धारा 53 के अकॉर्डिंग नहीं है दंड के अधीन। ओके, जबकि 3 अन्य हैं जो मान्य दंड, जैसे आजीवन कारावास हो गया, अर्थदंड हो गया, संपत्ति की जब्ती, सभी आ जाते हैं। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान में 2003 तथा उत्तराखंड सिविल जज 2002 एंड एमपी सिविल जज में 2013 में भी पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 क्या है, 147 में निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता। ओके, नीचे जो 4 दंड है उसमें से कोई एक दंड है जो आईपीसी के अकॉर्डिंग नहीं दिया जा सकता है। ओके, तो दंड देने का प्रावधान कौन सी धारा में है, तो 53 आईपीसी सेक्शन 53 में बताया गया है। तो कौन कौन से दंड भारत में दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए संपत्ति का समपहरण, ऑप्शन बी कठोर श्रम के साथ कारावास, ऑप्शन सी आजीवन निर्वासन, ऑप्शन नंबर डी मृत्यु। तो क्वेश्चन यूपीएपीओ 2002 में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी के अकॉर्डिंग कौन सा है जो दंड नहीं दिया जा सकता है, तो मैं बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर सी, यानी आजीवन निर्वासन है जो क्या होता है दंड के अंतर्गत नहीं आता है। आजीवन कारावास आ जाता है जबकि आजीवन निर्वासन नहीं आता है। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आजीवन निर्वासन का
दंड नहीं दिया जा सकता है। इसे भारतीय दंड संहिता के उपबंध के अधीन दंड के उपबंध करने वाली धारा 53 खंड 3 से निर्देशित कर दिया गया। इसके स्थान पर संहिता में वर्ष 1955 में धारा 53 कैपिटल ए पुनर्स्थापित की गई एवं तत्पश्चात आजीवन निर्वासन की सजा को दंड की भांति समाप्त कर उसे स्थान पर आजीवन कारावास का क्या किया गया, आजीवन कारावास का उपबंध किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 क्या पूछ रहा है, आजीवन कारावास का अर्थ है। तो मैं बता दूं आपको आजीवन कारावास का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 24 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष, ऑप्शन डी संपूर्ण वर्ष। तो आजीवन कारावास का अर्थ है कितने वर्ष के लिए कारावास। आजीवन कारावास के अर्थ है संपूर्ण और शेष जीवन के लिए कारावास। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है एमपी सिविल जज के 2010 में तथा छत्तीसगढ़ सिविल जज 2008 तथा एमपीएपीयू 1995 में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के खंड 2 के अनुसार आजीवन कारावास एक वैध दंड है। यह कितने वर्षों का होगा संहिता में वर्णित नहीं है, किंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित विधि के अनुसार यह संपूर्ण और शेष जीवन के लिए होगा। गोपाल विनायक गोडसे बनाम राजस्थान राज्य या 1961 सुप्रीम कोर्ट के मामले एवं जाहिद हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में धारा 57 के अनुसार दंड विधि को भिन्न की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष तक का कारावास का तुल्य माना जाएगा। ओके, कितना वर्ष माना जाएगा, 20 वर्ष के कारावास के तुल्य, उस केस के अकॉर्डिंग बताया था। लेकिन आजीवन कारावास का अर्थ क्या है आजीवन कारावास का अर्थ है आपको संपूर्ण और शेष जीवन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 क्या है। 149 भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत समुचित सरकार, ओके यानी आईपीसी के कौन सेक्शन में समुचित सरकार को बताया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी गलत क्वेश्चन पर है। क्वेश्चन नंबर 149 में लिखा गया है भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत समुचित सरकार आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत कर सकेगी। ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 52, ऑप्शन बी धारा 53, ऑप्शन सी धारा 54, ऑप्शन डी धारा 55। यह क्वेश्चन राजस्थान एपी 2015 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं आईपीसी की धारा 17 में सरकार को बताया गया है। ओके, तथा 55 कैपिटल ए में किसे समुचित सरकार को बताया गया तथा सरकार के सेवक को बताया गया है आईपीसी की धारा 14 में। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो किस धारा के अकॉर्डिंग क्या करेगा समुचित सरकार आजीवन कारावास को लघुकृत कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी धारा 55 के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है समुचित सरकार आजीवन कारावास के दंडादेश को लघुकरण कर सकता है। ओके, समुचित सरकार। चलिए इसके व्याख्या देखते हैं। क्या है व्याख्या में, भारतीय दंड संहिता की धारा 55 समुचित सरकार को अपराधी के सम्मति के बिना भी आजीवन कारावास के दंडादेश को ऐसे अवधि के किसी भांति के कारावास में जो 14 वर्ष से अधिक न हो का प्रावधान करती। अतः विकल्प क्या हो गया, डी सही यानी धारा 55 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 दंडाविधि की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। ओके, तो कितने वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। दंडाविधि की भिन्न की गणना करने में आजीवन कारावास को आपको गिना जाएगा 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है एमपीएपी 2008 में। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी 20 वर्ष के तुल्य में गिना जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता धारा यानी आईपीसी के सेक्शन 57 के अनुसार दंड विधि की भिन्न की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 क्या है। 151 में जहाँ की वो राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितने तक जुर्माना हो सकता है वहाँ अपराधी जिस रकम से जुर्माने के दायी होगी वह रकम ऑप्शन नंबर ए 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगी, ऑप्शन बी 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी, ऑप्शन सी 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी, ऑप्शन डी असीमित किंतु अत्यधिक नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 2002 तथा छत्तीसगढ़ सिविल जज 2008 में पूछा जा चुका है। तो मैं बता दूं वह राशि कितनी होगी, तो वह राशि होगी असीमित किंतु अत्यधिक नहीं। ओके, यह बातें आपको आईपीसी धारा 63 से संबंधित है। चलिए इसके व्याख्या के दिन और स्पष्ट करते हैं।
भारतीय दंड संहिता के धारा 63 के अनुसार जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, जितने तक जुर्माना हो सकता है वहाँ अपराधी जिस रकम को जुर्माना का दायी होगा वह असीमित है, ओके, यानी अनलिमिटेड है, किंतु अत्यधिक नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 यानी क्वेश्चन नंबर 151 में पूछा यह जा रहा था, जहाँ यदि जुर्माना की रकम जो निर्धारित नहीं की गई है वहाँ जुर्माने की रकम कितनी होगी, वहाँ जुर्माने की रकम असीमित होगी किंतु अत्यधिक नहीं होगी। यह कैसे, तो आईपीसी धारा 63 के अकॉर्डिंग होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 क्या है 152 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 65 के अधीन अर्थदंड अदा न करने पर कारागार की सजा होगी। यानी आईपीसी की धारा 65 के अकॉर्डिंग अर्थदंड यानी फाइन लगा हुआ है, अब फाइन में क्या होता है, फाइन की रकम में यदि जमा नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में सजा कितनी होगी। ओके, ऑप्शन नंबर ए, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/3 तक। ऑप्शन बी, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/4 तक। ऑप्शन सी, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी तक। तथा ऑप्शन डी, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा के 5वें भाग तक। यह क्वेश्चन आपको यूपी सिविल जज 2016 में पूछा जा चुका है तथा एमपी सिविल जज 2012 तथा छत्तीसगढ़ सिविल जज 2002 तथा 2008 में क्रमशः पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है यानी आईपीसी धारा 65 के अकॉर्डिंग अर्थदंड यानी फाइन अदा न करने पर कारागार की कितनी सज़ा हो सकती है, तो आपको उसकी सज़ा हो सकती है अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सज़ा की 1/4 तक दंड हो सकता है। 152 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसे व्याख्या के दिन स्पष्ट करते हैं। यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 65 के अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, वहाँ अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक न होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। ओके, यानी अधिकतम जो अपराध के लिए दंड फिक्स है उससे 1/4 से अधिक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार यानी आईपीसी के अकॉर्डिंग न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रमण होने की दशा में निम्न भांति के कारावास अधिरोपित कर सकता है। यानी जुर्माने की राशि देने में यदि विलम्ब होता है या फिर किसी कारण जुर्माना देने में व्यतिक्रमित होता है तो इस स्थिति में न्यायालय निम्न कारावास की अवधि अधिरोपित कर सकता है। यानी कितने कारावास अधिरोपित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, सादा कारावास। ऑप्शन बी, सश्रम कारावास। ऑप्शन सी, किसी भांति का। ऑप्शन डी, जुर्माना की मात्रा पर निर्भर है। यह क्वेश्चन एमपी सिविल जज 2014 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी भांति का कारावास क्या कर सकता है, न्यायालय अधिरोपित कर सकता है। चलिए इसके व्याख्या का दिन स्पष्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता धारा यानी आईपीसी के सेक्शन 66 के अनुसार वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रमण होने की दशा के लिए अधिरोपित करे ऐसे किसी भांति का हो सकेगा जिसे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाविष्ट किया जा सकता था। यानी कितना भी हो सकता है, किसी भी भांति का हो सकता है जितना वह न्यायालय उचित समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 क्या है इसमें, यदि कोई अपराध मात्र अर्थदंड से दंडनीय है, यानी कोई अपराध है जो केवल फाइन से यानी केवल जुर्माना से दंडनीय है और अभियुक्त को 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, यानी अभियुक्त को 50 रुपये फाइन लगाएंगे। ओके, तो अर्थदंड की अदायगी की व्यतिक्रम की दशा में सजा की अवधि होगी। यानी अर्थदंड यानी जो पैसा लगा था फाइन उसको 50 रुपये उसके अदायगी में वह देने में व्यतिक्रम करता है, इस स्थिति में उसकी सजा की अवधि कितनी होगी। ओके, ऑप्शन ए 1 माह से अनधिक। ऑप्शन बी 2 माह से अनधिक। ऑप्शन सी 3 माह से अनधिक। ऑप्शन डी 4 माह से अधिक। यह क्वेश्चन राजस्थान एपीओ 2015 तथा एमपी सिविल जज 1999 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 माह से अनधिक होगा। ओके, ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, ये आईपीसी धारा 67 पे आधारित है। कैसे आधारित है, चलिए इसके व्याख्या के दिन स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 67 के उपबंधों के अनुसार यदि अपराध केवल जुर्माना से दंडनीय है तो जुर्माना देने में व्यतिक्रमण की दशा में जबकि जुर्माने के परिणाम 50 रुपये से अधिक न हो तब सादा कारावास जिसकी अवधि 2 माह से अनधिक की होगी
का न्यायालय निर्देश दे सकेगा। तो मैं आपको बता दूं आईपीसी की धारा 67 में क्या बताया गया, यदि जुर्माने का रकम 50 रुपया हो तो उस संदर्भ में यदि जुर्माने का रकम नहीं देता है तो उस संदर्भ में क्या होगा, 2 मास तक का कारावास हो सकता है। ओके, और यदि जुर्माने की रकम 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के हो, उस स्थिति में न्यायालय क्या करता है, 4 माह के कारावास दे सकता है। ओके, तथा 100 रुपये से अधिक कितनी भी हो राशि तो फाइन हो और न्यायालय में वो जमा नहीं कर पा रहा यानी व्यतिक्रमण कर रहा हो तो उस स्थिति में न्यायालय उसको कितनी सज़ा दे सकता है, तो उस स्थिति में न्यायालय उसे 6 मास तक का कारावास दे सकता है। कारावास कैसा होगा, तो यह कारावास सादा कारावास होगा। ये सभी प्रावधान आपको आईपीसी के सेक्शन 67 के अधीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, एक अपराध मात्र अर्थदंड से दंडनीय है, यानी कोई अपराध जो केवल फाइन से दंडनीय है, अर्थदंड से, और अभियुक्त को 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, तो अर्थदंड की अदायगी के व्यतिक्रमण की दशा में सजा की अवधि कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 4 माह। अभी मैंने एग्जाम्पल के तहत आपको बताया, तो चलिए आप बताइए इसका सही आंसर कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कितना होगा, या 4 माह के लिए होगा, क्योंकि क्या है, जुर्माने की रकम 100 रुपये या 100 रुपये से अधिक की है। ओके, तो 100 रुपये है, 100 रुपये यानी 50 से 100 रुपये हो। ओके, उस संदर्भ में कितनी होती है जुर्माने, यदि जुर्माने की रकम स्टार्टिंग से बताते हैं, यदि जुर्माने की रकम 50 रुपये तक हो, ओके, उस स्थिति में 2 माह का कारावास होगा। यदि जुर्माने की रकम 50 से 100 रुपये हो, उस स्थिति में 4 मास तक का कारावास होगा। तथा अंतिम है, जो जुर्माने की रकम 100 रुपये से अधिक हो, उस स्थिति में 6 माह का कारावास होगा। यह सभी कारावास सादा कारावास होता है। तो यहाँ क्या है, तो यहाँ पे जुर्माने की रकम यानी अर्थदंड की रकम 100 रुपये है, तो इस स्थिति में कितनी होगी रकम, इस स्थिति में आपको सजा मिलेगा 4 मास तक का। ओके, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन आपको कहाँ पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सिविल जज 2008 में पूछा जा चुका है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या यही है, फिर से देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार 67 के अनुसार, यानी आईपीसी की धारा 67 के अनुसार, जब अपराध केवल अर्थदंड से दंडनीय है तब अर्थदंड की अदायगी के व्यतिक्रमण की दशा में कारावास की अवधि 4 मास तक की हो सकेगी। यदि अर्थदंड 100 रुपये तक का है, तो कितने से कितने, 50 से 100 रुपये तक के बीच के हो तो 4 मास, केवल 50 रुपये तक हो, 0 से 50 रुपये तक हो तो 2 मास, और 100 रुपये से अधिक हो तो 6 मास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 156, यदि एक अपराधी को केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया, तब जुर्माने न देने की दशा में उसे दिए जाने वाले कारावास की अवधि अधिक से अधिक निम्न हो सकेगी, यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए 4 महीना, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 1 साल, ऑप्शन डी 2 साल। तो मैं आपको बताया था, यदि जुर्माने की रकम 50 रुपये तक की हो तो 2 मास, और जुर्माने की रकम 50 रुपये से 100 रुपये तक की हो तो 4 मास, तथा जुर्माने की रकम 100 रुपये से अधिक हो तो 6 मास। तो इस स्थिति में क्या है, जुर्माने की रकम 1000 है, यानी 100 रुपये से अधिक है, तो इस स्थिति में मैक्सिमम कितनी सज़ा मिल सकता है, तो इस स्थिति में मैक्सिमम 6 मास तक का सज़ा मिल सकता है। जो कारावास कैसा होगा, तो सादा कारावास होगा। 156 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सिविल जज 2008 तथा MPAPU 1997 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लेते हैं। क्या व्याख्या, भारतीय दंड संहिता की धारा यानी आईपीसी की धारा 67 के अनुसार, जब अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो जुर्माना न देने पर कारावास सादा होगा, और अवधि यदि जुर्माने 50 रुपये से अधिक न हो तो 2 मास तक का, 100 रुपये से अधिक न हो तो 4 मास तक का, अन्य स्थिति में यानी क्या 100 रुपये से अधिक हो तो 6 मास तक से अधिक नहीं होगा। इसीलिए जब जुर्माना 1000 रुपये का है तो कारावास अधिकतम 6 मास तक का हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157। ओके, क्या है 157 में, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावासित जबकि अपराध केवल जुर्माना से दंडनीय हो के बारे में प्रावधान किया गया है।
कौन से सेक्शन में? ऑप्शन नंबर ए धारा 63, ऑप्शन बी धारा 64, ऑप्शन सी धारा 67, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको URAPO यानी UPAPO 2015 में पूछा जा चुका है। तो कौन सी धारा में बताया गया ये बातें? तो धारा बताया गया आपको IPC की धारा 67 के दिन बताया गया कि जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माना से दंडनीय हो। ये बातें आपकी कहाँ पे बताया गया है? ये बातें आपको IPC की धारा 67 के दिन बताया गया है। ओके, चलिए अन्य धारा भी देख लेते हैं। धारा 63 में क्या बताया गया है? जुर्माने की रकम। जुर्माने की रकम कितनी होती है? जुर्माने की रकम आपको हो सकती है अमर्यादित किंतु अत्यधिक नहीं। यह बात है आपको IPC धारा 63 में बताया गया। तथा 64 में बताया गया है जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। धारा 64 में बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 में क्या बताया गया है? एक अपराध के लिए जो केवल अर्थदंड से दंडनीय हो, अर्थदंड देने में व्यतिक्रमण की दशा में, ऑप्शन नंबर ए कारावास, साधारण कारावास होगा, ऑप्शन बी कारावास सश्रम होगा, ऑप्शन सी कारावास सश्रम अथवा साधारण हो सकता है, ऑप्शन डी कोई कारावास नहीं होगा। यह क्वेश्चन बिहार PCSJ 2009 के प्री में पूछा जा चुका है। तो मैं इसका बता दूं आपको, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कारावास कैसा होगा? तो कारावास सादा कारावास यानी साधारण होगा। यह बातें IPC की धारा 67 में बताया गया। ओके, चलिए इसका व्याख्या फिर से देख लेते हैं, एक बार और स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को। भारतीय दंड संहिता की धारा 67 के अंतर्गत ऐसा अपराध जो केवल अर्थदंड या जुर्माना से दंडनीय हो, अर्थदंड देने में व्यतिक्रमण होने की दशा में, साधारण यानी सादा कारावास जिसकी अवधि 50 रुपये तक के जुर्माने के मामले में 2 माह, 100 रुपये तक के जुर्माने के मामले में अधिकतम 4 माह तथा अन्य मामलों में अधिकतम 6 माह तक की होगी, से दंडनीय होगा। बातें आपका IPC की धारा 67 में बताया गया। 67 का दिन आपको कैसा कारावास मिलेगा? तो साधारण कारावास। ओके, यानी सादा कारावास दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत केस को बताया है। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या है सूची 1 और सूची 2? MM जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य कौन से वाद से संबंधित है? महबूब शाह बनाम एम्परर, मैकनाटन का वाद, क्वीन बनाम कॉलोनिस्ट, कौन कौन से वाद किससे संबंधित है? चलिए देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, MM जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला आपको किससे संबंधित है? आपको दुरासे से संबंधित है। ओके, एंड महबूब शाह बनाम एम्परर का वाद सामान्य आशय से संबंधित है। एंड आपको मैकनाटन का वाद आपको संबंधित है उन्मत्तता से संबंधित है। एंड जो बच गया लास्ट क्वीन बनाम कार्नेस किससे संबंधित है? यह पर्यटन से संबंधित है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आंसर देख लिया जाए, इसके अकॉर्डिंग यदि पहला का हो गया 3, ए का 3 एंड बी का 1 एंड सी का 4 एंड डी का 2। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए व्याख्या का दिन देख लेते हैं। MS जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद दुराशा यानी मेन सीरिया से संबंधित है। महबूब शाह बनाम एम्परर का वाद सामान्य आशा यानी कॉमन इंटेंशन से संबंधित है। मैकनाटन का वाद उन्मत्तता से तथा क्वीन बनाम कॉलोनिस्ट का वाद आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 एंड 160। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्या है? सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है आर बनाम प्रिंस का वाद किससे संबंधित है? दुराशे से या फिर किससे? और दूसरा में क्या है? मैकनाटन का वाद सामान्य आशय। आर बनाम डेडले एंड स्टीफन किससे संबंधित है? वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, यह भी किससे संबंधित है? ओके, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। चलिए देखते हैं कौन वाद किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, आपको आर बनाम प्रिंस का वाद संबंधित है, दुराशे से संबंधित है। ओके, एंड आपको मैकनाटन का वाद किससे संबंधित है? अभी बताया गया था, उन्मत्तता यानी पागलपन से संबंधित है। ओके, एंड आपको आर बनाम डेडले एंड स्टीफन किससे संबंधित है? आवश्यकता से संबंधित है। ओके, और आपको आ गया वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, यह किससे संबंधित है? यह हो गया आपको सामान्य आशय से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपको UPPCS स्पेशल 2004 में पूछा जा चुका है। चलिए ऑप्शन देख लेते कौन हो गया। ए का हो गया 1, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 2। तो इसके अकॉर्डिंग से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
आर बनाम प्रिंस का बाद दुरास यानी मेंसिरिया से, मैकनाटन का बाद उन्मत्ता या पागलपन जो आईपीसी की धारा 84 में बताया गया उससे संबंधित है, तथा आर बनाम डेडेलाइन स्टीफन के बाद आवश्यकता जो आईपीसी की धारा 81 में बताया गया उससे संबंधित है, तथा वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर के बाद किससे संबंधित है, सामान्य आज से, जो आईपीसी की धारा 34 से संबंधित है। तो यह रहा आईपीसी के फर्स्ट सेशन का लास्ट वीडियो। इस फर्स्ट सेशन में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, 160 हो गया। तो 60 क्वेश्चन में आपको धारा 1 से लेकर 75 तक का सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जा चुका है। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।